हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ बूस्टर। 5 मिनट एमसीक्यू सेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एपीओ, एडीपीओ, एआईबी या अदर जुडिशियरी एग्जाम, उन सभी के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, कम समय में आप सभी पीवाईक्यू को अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड द अपडेट्स एंड आल्सो जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप वाया लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज रिलेटेड टू, आपको ऑप्शन देखकर बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, ऑप्शन बी एक्सप्लेनेशन 6 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, ऑप्शन सी एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी, ऑप्शन डी एक्सप्लेनेशन 7 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा से रिलेटेड यहाँ एक्सप्लेनेशन भी मैंने पुट अप कर दिया है। ठीक है, मेनली प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का मीनिंग यही होता है कि कोर्ट में न्यू क्लेम या डिफेंसेस को फाइल करने से ये रोकने का काम करता है। ये एक लीगल रूल है जो कि लोगों को एक्स्ट्रा जो न्यू क्लेम्स होते हैं या डिफेंसेस होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी केस फाइल करने से रोकता है, कोर्ट का टाइम सेव करने का काम करता है। ओके, आप चाहो तो यहाँ भी पढ़ सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड बाय अ माइनर, माइनर के द्वारा भी सीपीसी के तहत सूट को इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। आपको बताना है ऑप्शंस के थ्रू कि कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। ए इन हिज नेम, बी इन हिज नेम बाय नेक्स्ट फ्रेंड, सी गार्जियन ऑफ माइनर इन हिज ओन नेम, डी रिलेटिव ऑफ माइनर इन हिज नेम। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इन हिज नेम बाय नेक्स्ट फ्रेंड। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ सूट इंस्टीट्यूटेड बाय अ माइनर मस्ट बी फाइल्ड इन द माइनर्स नेम through a trusted adult known as a next friend following the rules of order 32 of the CPC। order 32 के तहत अगर माइनर को किसी भी तरह का सूट फाइल करना है तो यहाँ पर नेक्स्ट फ्रेंड को इंक्लूड करना पड़ेगा जो उसके बिहाफ में सूट को फाइल करेगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उस केस फाइल को कोर्ट रिमूव कर देती है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आर्टिकल 61 इज रिलेटेड विद, आपको बताना है कि आर्टिकल 61 जो है वो इनमें से किससे रिलेट करता है। ऑप्शन ए प्रिविलेजेस टू सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी इम्पीचमेंट प्रोसेस, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी गवर्नर। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इम्पीचमेंट प्रोसेस। ओके, महाभियोग की प्रक्रिया। आपको कमेंट में बताना है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, ठीक है, महाभियोग किसके खिलाफ लाया जा सकता है। तो फटाफट से कमेंट में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आउट ऑफ द फॉलोइंग नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में पब्लिक अकाउंट कमिटी भी मौजूद होता है ना। तो फिर आपको बताना है कि ये जो कमिटी है इसके जो चेयरमैन चुने जाते हैं, ठीक है, इनका जो नॉमिनेशन होता है इनमें से कौन इनका नॉमिनेशन करते हैं। ओके, तो ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड ऑप्शन डी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। क्या होगा इसका आंसर। पार्लियामेंट चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसका एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5। अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एट द सिटिंग्स ऑफ हाई कोर्ट्स इज इंसर्टेड बाय, आपको बताना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत रिटायर्ड जजेस का अपॉइंटमेंट सिटिंग हाई कोर्ट में किया जाता है। ओके, ऑप्शन है 12th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 14th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 15th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन डी 17th अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट्स को भी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं विद रिसेंट अपडेट्स उन सभी को अच्छे से एक बार जरूर रीड आउट कर लें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, द 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 इंक्रीज्ड द रिटायरमेंट एज ऑफ द हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स। ओके, पहले 60 साल हुआ करता था, फिर 15वां अमेंडमेंट जब किया गया तो 62 साल का एज जो है वहां पर निर्धारित कर दिया गया। ओके, एक्सपैंडेड हाई कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन एंड इनेबल्ड द रिटायर्ड जजेस टू एक्ट एज एड हॉक जजेस। ओके, ये 3 प्रोविजन इसमें किए गए थे, वो आपको याद रखना है। ठीक है, पहला तो एज जो है, एज क्राइटेरिया वो बढ़ा दिया गया, 60 से 62 ईयर्स किया गया। दूसरा, रिटायर्ड जो जजेस थे उनको एड हॉक जजेस के रूप में कोर्ट के अंदर अपॉइंट किया जा सकता है। और तीसरा, रिट जुरिस्डिक्शन जो है उसको भी एक्सपैंड किया गया। ओके, बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, सेम चीजें ही लिखी हुई हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विच सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस सब एजेंट, आपको बताना है कौन सा सेक्शन है जो कि सब एजेंट को डिफाइन करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ऑप्शन ए सेक्शन 190, ऑप्शन बी सेक्शन 191, ऑप्शन सी सेक्शन 192, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव।
सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेक्शन 191। सेक्शन 191 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस अ सब एजेंट एज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय and acting under the control of the original agent in the business of the agency. The sub-agent is hired by the first agent, not directly by the main person, यानी कि principal. The sub-agent must follow the orders and work under the control of the first agent. Okay, the first agent is generally responsible to the principal for the acts of the sub-agent. क्या कह रहा है, सिंपल सा चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल होता है, ठीक है, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के अंडर में एजेंट वर्क कर रहा होता है, तो ये जो एजेंट है इसको फर्स्ट एजेंट कहा जाएगा, ठीक है। इसके अंडर में और भी लोग अगर जो काम कर रहे हैं जिसको उसने हायर किया है, तो वो सारे एजेंट्स जो हैं वो सब एजेंट्स हो जाएंगे। तो ये जो सब एजेंट्स हैं, ठीक है, ये जितना भी काम करेंगे इसकी सारी दारोमदार जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फर्स्ट एजेंट के ऊपर आएगा। ओके, प्लस ये जो सब एजेंट्स होते हैं इसको प्रिंसिपल कभी भी डायरेक्टली अपॉइंट नहीं करता है। ओके, प्रिंसिपल के अंडर में जो एजेंट होता है, जो फर्स्ट एजेंट होगा, वही सब एजेंट्स को अपॉइंट करता है। तो सेक्शन 191 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डावर इज, डावर क्या है आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़ के बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द वाइफ, ऑप्शन बी, अ कंसिडरेशन टू द मैरिज, ऑप्शन सी, एन एसेंशियल इंसिडेंट्स ऑफ मैरिज, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मुस्लिम लॉ में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा गहराई से पढ़िएगा, ओके, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट जो है वर्ड में छिपा हुआ होता है, तो अच्छे से आपको उसको डील करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द मुस्लिम लॉ अ विल मे बी मेड ऑफ ए 1/4 ऑफ प्रॉपर्टी, बी 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी, सी 1/2 ऑफ द प्रॉपर्टी, डी एंटायर प्रॉपर्टी। अगर आपने मुस्लिम लॉ को अच्छे से स्टडी किया है तो आपको पता होगा कि वसीयत जब बनता है तो उसमें कितना भाग प्रॉपर्टी का वसीयत में लिखा जा सकता है अंडर मुस्लिम लॉ, तो वही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मूशा प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। मूशा प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो बस इसको डिफाइन करना है आपको, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, ये जो वर्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर इसे मेंशन किया गया है, आपको आर्टिकल का नाम बताना है। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है कि पुलिस रिपोर्ट को बीएनएसएस में कहाँ पर मेंशन किया गया है। तो फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड द अपडेट्स एंड आल्सो जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप वाया लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लस भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कंप्लीट सीरीज भी चल रही है, तो आप लोग इस वीडियो को भी जरूर दें, चैनल को सपोर्ट करें, ओके, ताकि आपके लिए मैं और भी नए वीडियोस लेकर आ सकूं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड रिवाइजिंग। ओके, थैंक यू।